धातु एवं अधातु हमने देखा है। धातु एवं धातु क्या होती है? कक्षा 10 का अध्याय का चैप्टर अध्याय 3 है, यानी क्लास 10th में अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, है ना, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें हम देखेंगे पहले तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, यानी दो प्रकार से तत्वों को बांट सकते हैं धातु और अधातु में। इस अध्याय में हम इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी भौतिक गुणधर्मों का और रासायनिक गुणधर्मों किसके बारे में? धातुओं और अधातुओं के बारे में। ये नोट्स परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले होता है कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। जो धातुओं की चीज़ हम ज़्यादा पहले तो धातु के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं ना, क्योंकि धातु एवं धातु पाठ का नाम है। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो इनको चमकता यानी चमक और कठोरता और अवस्था के आधार पर हम इनके गुणधर्मों को देखेंगे। तो सबसे पहले धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। प्रत्येक धातु की जो चमक रहेगी वो कैसी रहेगी? चमकदार रहेगी। जो चमकी दूर से चमकेगी मतलब वो धातु होगी। अब कठोरता क्या होती है? सामान्य धातु कठोर होती है, यानी अलग अलग धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ये होती कठोर ही है। अवस्था, ये कैसी अवस्था में पाई जाती है? अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब अपवाद स्वरूप कौन कौन सी है? जो मरकरी जो धातु है, यानी कि पारा जिसे हम बोलते हैं, ये धातु क्या होती है? मरकरी या पारा कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब ये तो धातु लेकिन कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव हो जाती है। अब इसको क्षारीय धातु है ना, यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम Li, Na और K बहुत मुलायम होती है, जबकि धातुओं का गुण क्या था? ये कठोर होती है। लेकिन सिर्फ ये कुछ धातुएं इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु इतनी मुलायम होती है और पोटेशियम और लिथियम है ना, ये धातुएं क्या होती है? इतनी मुलायम होती है, इन चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी ये कठोर होती है, अलग अलग धातुएं कठोरता भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ये इतनी मुलायम होती है, ये इसका अपवाद है इसलिए। अब तीसरी चीज़ है गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है, ये हथेली पर पिघल जाती है। तो कुछ धातु ऐसी होती है कि हथेली पिघल जाती है, जबकि इनकी अवस्था क्या थी? ये कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन ये तो ऐसी होती है कि हथेली पर रखती पिघल जाती है, कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। तो ये क्या है? धातुओं के गुण है। अब जो मरकरी होता है वो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है ना। अब इसमें भौतिक गुणधर्म सेकंड आघात वर्धनीयता का गुण है, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब ये दूसरा गुण है इनमें, आघात यानी भौतिक गुणधर्म दूसरा। पहला भौतिक गुणधर्म हमने देखा चमक, कठोरता और अवस्था के आधार पर। दूसरा भौतिक गुणधर्म देख रहे हैं कि आघात वर्धनीयता और तन्यता के आधार पर, यानी आघात वर्धनीय होती है धातुएं, यानी कि आघात वर्धनीय का मतलब होता है धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो धातुओं की एक चादर के रूप में बनाया जा सकता है, यानी चादर बनाया जा सकता है। जैसे सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, इनको पतली पतली तारों चादरों के रूप में इनको मतलब पीट कर चादर बनाया जा सकता है इनको। और तन्यता, तन्यता क्या होती है? धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता हुई तन्यता कहलाती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, इनको खींच कर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के तार बना दिए, एल्यूमिनियम के तार बना दिए। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता के कारण होता है ऐसा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी तन्य होती है धातुएं, यानी कि इतनी तन्य होती है धातु, इनको खींच कर क्या कर सकते हैं? बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? आघात वर्धनीय और तन्यता इन धातुओं के गुण होते हैं। भौतिक गुणधर्म तीसरा ऊष्मा विद्युत की चालकता। अब देखो आपने देखा होगा कि विद्युत के तार बनाए जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? या विद्युत का हीटर होता है तो उसमें विद्युत का एक तार लगा होता है, वो गर्म। तो एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि हम चम्मच को हम क्या करते हैं, जब खाने को पकाने के लिए चम्मच को डाल देते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊष्मा विद्युत की चालकता के आधार पर इनका भौतिक गुणधर्म कि धातु में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी ऊष्मा का भी चालन करती है और विद्युत का भी क्या करती है? चालन करती है। तो ये ऊष्मा और विद्युत का चालन कर सकती है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होता है? इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सर्वश्रेष्ठ चालक यानी कि सिल्वर तथा कॉपर, ये सर्वश्रेष्ठ चालक है ना। सिल्वर तथा कॉपर क्या है? सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये हल्के ताप पर तो मतलब पिघलते नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर पिघलेगी। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। और ऊष्मा के क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। और ऊष्मा कुचालक कौन कौन से? लेड तथा मरकरी। सभी धातु नहीं, सिर्फ लेड और मरकरी ही ऊष्मा के कुचालक है, बाकी के तो ऊष्मा के विद्युत के सुचालक होती है सभी धातुएं। और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है ना। और सर्वश्रेष्ठ चालक तो सिल्वर तथा कॉपर है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रयोग द्वारा हम बता रहे हैं कि इनका
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पिन ले रहे हैं, पिन को हमने क्या किया, मोम की सहायता से पिन को चिपका दिया। अब जैसे बर्नर को यहाँ धातु को गर्म करेंगे तो ये धातु का यहाँ पर ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती है, तो ऊष्मा का चालन होता है, यहाँ तक ऊष्मा पहुँच जाएगी, इससे मोम पिघल जाएगी और ये पिन नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ऊष्मा का चालन धातुओं में ज़्यादा होता है। अब विद्युत तार पर पीवीसी या रबड़ की परत क्या करते हैं हम, रबड़ की परत होती है जो कुचालक होने का कारण है ना, यानी कि जो रबड़ की परत इसलिए लगाते हैं कि रबड़ की परत क्या होती है, कुचालक होती है, और धातु क्या होती है, विद्युत चालक होती है, विद्युत तार, है ना। अब विद्युत धारा उसमें तार में से अंदर बहेगी, लेकिन ऊपर क्या रहना चाहिए, इस धारा से बचने के लिए, इस करंट से बचने के लिए ऊपर विद्युत रोधी यानी कुचालक रबड़ की क्या चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर, ठीक है। अब धात्विक गुण क्या होते हैं, अब धात्विक गुण गुण अभी देखा है, धान्विक गुण, ध्वनिक जिसे हम कहते हैं, ध्वनिक गुण। अब ध्वनिक गुण का मतलब होता है इनमें ध्वनि के भी गुण पाए जाते हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा कि इन पे थोड़ा सा चोट करने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है, इसको ध्वनिक गुण कहते हैं। धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। तो आपने देखोगा ऐसी घंटियाँ क्या होती है, जैसे कि एक अलार्म, एक घंटी होती है जो विद्युत घंटी, वो भी धातु की बनी होती है, या फिर जो घंटियाँ होती है वो भी कैसी की बनी होती है, धातु की, क्योंकि ये क्या करती है, सतह पर टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। धातुओं के गुणद्रव्य महत्वपूर्ण अपवाद, अब इनमें अपवाद कौन कौन से हैं, अधातु में या तो ठोस या गैस होती है, अपवाद है ब्रोमीन लेकिन द्रव है ना। अब आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अब हमने पढ़ा था कि धातु ही चमकीली होती है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। अब कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के उपरूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, जबकि धातुओं का गलनांक अधिक होता था, लेकिन इनका भी अभी, लेकिन धातु नहीं है ना, कार्बन के अपरूप है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक है ना, जबकि विद्युत की सुचालक तो कौन होती है, धातु होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ये ध्यान रखना है कि अपवाद है, यानी कि कार्बन के अपरूप, तो इनको हम कहेंगे कि कार्बन के अपरूप है, लेकिन धातु नहीं है। अब धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुणों को तो हमने देख लिया, चमक कैसी होती है, अधिकतर धातुओं की चमक ही होती है, धातुओं में चमक पाई जाती है। लेकिन अब मतलब धातुओं की रासायनिक गुण देखेंगे। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं, जैसे कि वायु में दहन, यानी धातुओं को जलाने पर क्या होगा, यानी धातु भी मतलब अब धातुओं को जलाएंगे तो लगभग सभी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, है ना। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्य सारी होती है। अब जैसे कि कॉपर पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का मिलाप हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बना, जो काले रंग का होता है, यानी तांबे के ऊपर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, नम वायु में यदि रखा जाए तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और ये काले रंग की परत तांबे का जंग होता है। हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग की परत है वो तांबे के ऊपर लगा हुआ जंग है ना। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है वैसे तांबे के ऊपर भी जंग लगेगा तो वो कॉपर ऑक्साइड है। वैसे एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी जाया जाए तो हम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये भी क्या है, धातु के ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में उभयधर्मीय गुण या उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या होते हैं। अब देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सारे दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड अधिकतर क्या होते हैं, अम्लीय, है ना, ये हमने पढ़ लिया पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे उभयधर्मीय ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम 2O3 ZnO। तो ये क्या हो गए, एल्यूमिनियम 2O3 प्लस 6HCl और 2 एल्यूमिनियम और Cl3 प्लस 3H2O, अम्ल से अभिक्रिया होने पर हुआ, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता ऐसी क्या होती है, ये सोडियम और पोटेशियम इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है, इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये दो धातुएं कौन कौन सी, सोडियम और पोटेशियम धातुएं ऐसी होती हैं, अभी तो इनमें के बारे में पढ़ा था कि कमरे के ताप पर भी दर, और यदि खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती है। तो जो सोडियम और पोटेशियम इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं। इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो आग से बचने के लिए इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, जो पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है ना, यानी कि इनकी परत चढ़ाने पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है कि सतह पर, जो पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है।
अब सिल्वर Ag, गोल्ड Au अत्यधिक ताप पर अभिक्रिया नहीं करते। ये अत्यधिक ताप पर अभिक्रिया नहीं करते, है ना। जल के साथ अभिक्रिया, अब जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है धातुएं, तो धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड तो बनाएगी, साथ में वो हाइड्रोजन गैस भी उसमें मुक्त होगी या बनाएगी। अब ठंडे जल के साथ में पोटेशियम, सोडियम, CaNa और पोटेशियम की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और H2 में आग लग जाती है। गर्म जल से मैग्नीशियम तैरने लगता है। अरे गर्म जल से अभिक्रिया मैग्नीशियम कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम तो तैरने लग जाएगा ऊपर, जल के ऊपर ही। और केवल भाप से एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, अब इनकी यदि भाप से भी अभिक्रिया कराई दी जाए तो क्या होगा, यानी कि भाप से भी अभिक्रिया कर लेंगे। जैसे कि आयरन यदि भाप से भी अभिक्रिया करेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, है ना, आयरन ऑक्साइड की प्रचंड जाएगी। लेड, Pb, कॉपर, Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। अब देखो गोल्ड भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और Ag, सिल्वर भी, और कॉपर भी बहुत मतलब जल के साथ न के बराबर अभिक्रिया करता है। लेड ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, है ना। तो इसमें गोल्ड और सिल्वर तो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो धातु तनु अम्ल के साथ, है ना, अभिक्रिया करके क्या करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट इसमें है कि HNO3 जब धातु नाइट्रिक अम्ल, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करती है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो H2 ऑक्सीकृत करके जल H2O बना देता है। अपवाद Mg एवं Mn अति तनु HNO3 के साथ H2 गैस देते हैं, है ना। अब यहाँ पर अभिक्रियाशीलता का क्रम है, Mg बड़ा है, एल्यूमिनियम उससे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता का क्रम है, Zn, फिर आयरन, आयरन उसमें कम क्रियाशील, तो कॉपर Cu तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो धातु में तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया के लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। इसके बाद में सक्रियता श्रेणी, अब सक्रियता श्रेणी को देखेंगे अब, है ना। तो यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता को हम किस में व्यक्त करते हैं, घटते हुए क्रम में, है ना। धातुओं की क्रियाशीलता को अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देती है। यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगी वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में विस्थापित कर देती है। जैसे धातु की लवण विलयन से अभिक्रिया गई में धातु को लवण विलयन में डाला गया तो लवण विलयन में क्या चली जाएगी, लवण विलयन में धातु A और धातु B, है ना, धातु A और प्लस लवण विलयन B, तो लवण विलयन A की ओर आ जाएगा और धातु इस B की ओर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, अधिक क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है ना। तो B क्या थी, कम क्रियाशील धातु थी, तो उसके लवण विलयन से A उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है ना। अब सक्रियता श्रेणी क्या कौन सी है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसके बाद में सोडियम, फिर है एल्यूमिनियम, है ना, फिर है तांबा, Cu यहाँ पर लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना। फिर हाइड्रोरन He सिर्फ है। अब यहाँ पर देखो सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और Fe आयरन, दो बार लिख दिए, Fe आयरन और Fe आयरन, Pb लेड, Mg मैग्नीशियम और Zn जिंक, Cu कॉपर, OHg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है। गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है ना, तो एक घटती हुई अभिक्रियाशीलता है। अब इसके बाद में धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो हम ये देखेंगे धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो आयनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लोन्स, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में समझी जा सकती है। स्थायी अष्टक प्राप्त करना, है ना। तो धातु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाती है। तो धातु में क्या बनाती है, धन आयन बनाती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है और धन आयन बनाती है। अब धातु अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। तो धातु में ऋण आयन बनाना पसंद करेगी और धातु में धन आयन बनाना पसंद करेगी। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में समझी जा सकती है। स्थायी अष्टक प्राप्त करना। अब इसके बाद में देखो, इसको हम सोडियम है,
ये Na+, है ना। तो सोडियम धातु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है और धन आयन बना रही है। और जबकि ये जो अधातुएं हैं वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋण आयन बनाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक तथा विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी कि धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन की स्थान, धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करेगी और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगी। तो इस प्रकार के जो संयोग होगा, यानी इस प्रकार के जो यौगिक बनेगा उसको आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब विपरीत आवेश Na+ और Cl- एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्तर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड NaCl बना देते हैं, है ना, NaCl। तो देखो NaCl का निर्माण ऐसे होता है। तो Na ने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन। तो Na+ और Cl- है ना, तो प्रबल विद्युत संयोजी बंध बना देते हैं, है ना, और आपस में जुड़कर NaCl एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बाद में देखेंगे ना, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, है ना, कैसे होती है और अयस्क से धातु निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसके बाद में सक्रिय श्रेणी निष्क्रियता के आधार पर और फिर हम यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद में मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, और ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो हमने अब तक क्या देखा, सबसे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ा, है ना। तो धातु अधातु के बारे में इनका भौतिक, धातुओं का भौतिक गुणधर्म पढ़ा हमने, 3 प्रकार से होता है। और फिर हमने आघात वर्धनीयता, तन्यता पढ़ी, फिर भौतिक गुणधर्म ऊष्मा तो विद्युत के चालकता को हमने पढ़ा इसमें। अब इन धान भी गुण पाया जाता है, इस गुण को पढ़ा हमने। धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े, वायु में दहन कैसे होता है ना, और जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं ये, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी, सक्रियता श्रेणी को हमने जाना, है ना। धातु में धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं ये हमने देखा, है ना। तो धातु में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाती है और धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं और एक प्रबल विद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl बना रहा है। इसके बाद का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।